हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा नवम की क्षितिज पुस्तक का पाठ 1 दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगी। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता। अभाव अर्थात कमियाँ। इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, तो इनको जो चीज़ें चाहिए थी, जो वो सुख सुविधा इनको नहीं मिली और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, उसमें इन्होंने सक्रिय भाग लिया, अर्थात इन्होंने पूर्णतः उसमें भाग लिया। इस कारण इनको अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे देना पड़ा और लेखन कार्य के लिए पूरे ये समर्पित हो गए। अब तो मुझे लेखन कार्य में ही आगे बढ़ना है। और सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। इनका अंतिम उपन्यास है गोदान, जो 1935 में लिखा गया था। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। अंतिम उपन्यास गोदान है, जो सन 1935 में लिखा गया था। और इन्हें कुछ विद्वान, कुछ इतिहासकार इन्हें उपन्यासों का सम्राट भी कहते हैं। इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं हंस, जागरण, माधुरी आदि। इन पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। इन्होंने उपन्यासों के अलावा भी निबंध भी लिखे, गद्य भी लिखे और काव्य भी लिखे। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हैं। प्रेमचंद का मानना था कि अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो साहित्य ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। और उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती हैं। जिस गांव और परिवेश में वो रहते थे, जहाँ जैसा जीवन था, उसी को इन्होंने अपने साहित्य का विषय बनाया। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति और दलितों का शोषण, दलित जो निम्न जाति के लोग होते हैं, उन्हें कहते हैं, उनका शोषण होता था। किसानों मजदूरों की वहाँ उस समय बहुत दयनीय स्थिति थी, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब। और समाज में स्त्रियों की भी दुर्दशा थी और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं का मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। प्रेमचंद ने जो भी उपन्यास लिखे हैं, जो भी कहानियाँ लिखी हैं, उनमें इन्होंने पशु पक्षियों को भी ऐसा दर्शाया है कि इनमें भी आत्मीयता का भाव होता है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। और इनकी भाषा सरल, सजीव, मुहावरेदार। बीच बीच में इन्होंने मुहावरों का भी प्रयोग किया है, जिससे काव्य में और सुंदरता आ जाए। तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। प्रेमचंद का कथा संग्रह दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, यानी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष रूप से। किसी प्रकार अगर हमें आज़ादी प्राप्त करनी है तो हमें बार बार संघर्ष करना ही पड़ेगा। और इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। अब हम मूल पाठ की तरफ आते हैं। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन या उसकी निरापद सहिष्णुता। निरापद जानवरों में गधा सबसे बुद्धिमान समझा जाता है। जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन
या उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी। निरापद यानी सुरक्षित। गधा आजकल भी आज भी ज़माने में जो सीधे लोग होते हैं उन्हें गधे की ही पदवी मिलती है, उन्हें मूर्ख ही कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है सीधेपन का भी कोई ज़माना नहीं है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायासी सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कहने का तात्पर्य है गधा ही एक है जो चुपचाप सीधा सा रहता है, और गाय अगर ब्याही हुई गाय है वो भी सींग मारती है। कुत्ता भी कभी क्रोध में आ जाता है तो वो भी भौंकने लग जाता है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता है। कुलेल यानी क्रीड़ा। वैशाख में जब हरी भरी घास होती है तो वो कभी क्रीड़ा कर लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद यानी उदासी। उसके चेहरे पर एक उदासी हमेशा हमें दिखती है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा यानी अंतिम सीमा तक पहुँचे हुए, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगे। ईंट का जवाब पत्थर से देना अर्थात कड़ी प्रतिक्रिया करना। बुच्चर में कहीं मत रख मैसेज लफड़ा।